अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो टाइटल है वो भी बदलती राय है, और इस वक्त जो राय आमा के हवाले से अगर हम बात करें तो ओवरऑल परसेप्शन की भी अगर हम साथ में बात करें तो पूरी दुनिया में भारत जो है वो बेनकाब हो रहा है बुरी तरह। और यूरोपीय यूनियन का केस टेकअप करने के बाद, बिलखुसूस EU डिसइंफो लैब के MD की ब्रीफिंग के बाद और मकबूजा वादी के अंदर होने वाले मजालिम के हवाले से जिस तरह यूरोपीय यूनियन के जो मेंबरान हैं, जिस तरह उन्होंने इस पर एक बहस का आगाज किया, भारत ने बौखलाहट में आके वही गलती, लास्ट ईयर भी उन्होंने यही गलती की और एक मरतबा फिर वो यही गलती करने जा रहा है। और यूरोपीय सिफारतकारों और दीगर कुछ ममालिक के डिप्लोमेट्स को अब वो मकबूजा वादी का दौरा कराएगा, जैसे इससे पहले उसने दौरा करवाया और एक हिसार में दौरा कराया, सिक्योरिटी हिसार में दौरा करवाया, और वो था श्रीनगर का दौरा, जहां पे अजीत डोवाल ने इसका एहतमाम किया, ऑर्गेनाइज किया इसको। और आपको भी पता है कि हम बार बार ये बात कहते हैं कि अजीत डोवाल हो, राजनाथ सिंह हो, नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, ये ट्राइका नहीं बल्कि ये टेट्रा जो इस पूरे खित्ते में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम की भरपूर अंदाज से कोशिशें कर रहा है। अब एक मरतबा फिर भारत एक ढोंग रचाने जा रहा है और मकबूजा वादी का एक झूठा या एक झूठी मंजरकशी की कोशिश कर रहा है कि मकबूजा वादी के अंदर सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, कोई वहां पे कर्फ्यू नहीं है, जराए अबलाग की बात करें, कम्युनिकेशन गैप कोई नहीं है, इंटरनेट पे भी कोई पाबंदी नहीं है, बोलने पर भी कोई पाबंदी नहीं है, असातिज़ा जो हैं वो भी बर वक्त स्कूलों में पहुंच जाते हैं, असातिज़ा यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच जाते हैं, स्टूडेंट्स भी बर वक्त पहुंच जाते हैं। ये एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जाएगा जो कि हकायक के बिल्कुल बरअक्स है। हमारी डिमांड भी थी, बल्कि इससे पहले बैनुल अक़वामी सतह पर भी ये डिमांड की गई कि बरतानिया के जो हाई कमीशन हैं उनको भी इसका दौरा करवाया जाए। अगर हम दिफाई अताशियों की बात करें, जब हम उनको लेकर आते हैं और दौरा करवाने की कोशिश करते हैं तो आप फायरिंग कर देते हैं और आप उनको विजिट नहीं करने देते। इसी तरह ओवरऑल अगर हम बात करें अपने मनपसंद और चुनतखिब और सिलेक्टेड लोगों को आप वादी का दौरा करवाने जा रहे हैं और फिर उस परसेप्शन के खात्मे की कोशिश करेंगे, एक मरतबा फिर झूठा तशख्खुस, वही तशख्खुस जो EU डिसइंफो लैब के जरिए आपने किया, अब उसी का एक दूसरा ये पहलू है। इस पर आज हम तफसीलन बात करेंगे कि ये जो 20 सिफारतकार हैं ये दौरा करेंगे और इनको क्या दिखाया जाएगा वहां पे, क्या ये मेरिट होगा, क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत को बैनुल अक़वामी सतह पे जो क्राइटेरिया है उसको यकीनी बनाया गया है। ये एक्सपर्ट्स ही हमें बताएंगे कि आखिर ये करना क्या चाह रहा है मोदी। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। दूसरी हम बात करें 2001 यानी 9/11 के बाद अब तक पाकिस्तान के साथ जो कुछ होता रहा और दहशतगर्दी के हमले होते रहे, 19,000 से ज्यादा दहशतगर्दाना हमले हुए पाकिस्तान में और 83,000 के करीब हलाकतें हुई जिसका हमने सामना किया। 1,26,000 यानी 126 बिलियन डॉलर्स का हमें मुआशी नुकसान उठाना पड़ा। एक डोजियर भी हमने जमा करवाया अक़वाम मुत्तहिदा में, और वो भारत के उस नेटवर्क का था जहां 87 ट्रेनिंग कैंप यानी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की गई और जो 66 तरबियती कैंप थे वो खास तौर पर अफगानिस्तान में बनाए गए। 21 कैंप हिंदुस्तान में कायम किए गए जहां पर BLA और इस तरह की दीगर जो तंजीमें हैं जिस पर हमने पाबंदियां लगाई हुई हैं जो कि दहशतगर्दी में मुलविस हैं, उनको न सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है बल्कि उनके लिए एहतमाम किया गया है ट्रेनिंग्स का भी। इसके साथ साथ 20 अगस्त को रॉ ने जमातुल अहरार और हिजबुल अहरार के इंजमाम में भी आसानी पैदा की। जम हो गई हैं अभी आपस में और तहरीक तालिबान के साथ मिलकर ये पाकिस्तान पर हमला आवर हो रहे हैं। इसी हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पर भी इसका एतराफ़ किया गया। इन दोनों ग्रुपों और धड़ों की कुनड़ और निंगरहार जो है, जो सूबे हैं अफगानिस्तान के, वहाँ पर इनके मौजूदगी है, मजबूत हैं ये, वहाँ पे इनकी ग्रिप है और अफगान गवर्नमेंट भी इस हवाले से एतराफ़ कर चुकी है। और इसके साथ साथ फिर हम बात करेंगे तामिल टाइगर्स की, जिनको जफना में बाकायदा तौर पर सपोर्ट किया गया। इन तामिल टाइगर्स को महिंदा राजापक्से उस वक्त इक़्तिदार में थे और उन्होंने एक क्लीन अप, ऑपरेशन क्लीन अप किया और जिसमें ये तमाम तामिल टाइगर्स और इन दहशतगर्दों का कला कमा किया। दूसरी जानिब सकूते ढाका की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी भारत मुलविस रहा और उसने इसका एतराफ़ किया और बाकायदा तौर पर नरेंद्र मोदी ने इस हवाले से एजाज़ और एवार्ड भी हासिल किया और ये पूरी दुनिया के सामने है। इन तमाम तर उमूर को ज़ेरे बहस लाएंगे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर हम ज़रूर बात करेंगे कि किस तरह भारत एक मरतबा फिर
एक झूठा प्रोपेगेंडा करना जा रहा है, जमीनी हकायक को मसख करने की जा रहा है और एक आर्टिफिशियल किस्म की एक नैरेटिव बिल्ड करने जा रहा है कि मकबूजा वादी में एवरीथिंग इज ऑल राइट। इन तमाम तर मौज़ूआत को जेर बहस लाते हुए अपने मेहमानों का तारुफ करवाते चले। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुसव्वत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिफाई उमूर के माहिर हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविजन को वक्त दिया। नजमुल साकिब साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। आपका जो डिप्लोमेट एक्सपीरियंस है और जो सिफारती महाज पर हमारी जो कोशिशें और एफर्ट्स हैं उस पर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक वो कितनी मौसर साबित हुई हैं। शाजिया चीमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, थिंक टैंक कहें, बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर कहें और इस वक्त इस रीजन के अंदर जो भी डेवलपमेंट हो रही है उससे बाखबर रहती हैं, अपडेट रहती हैं। शाजिया चीमा आपका भी बहुत शुक्रिया। जनरल साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये तीसरा अटैम्प्ट करने जा रहा है नरेंद्र मोदी और एक प्लान किया है उसने कि वो सिफारतकारों को लेके जा रहा है मकबूजा वादी में और वहां पे ये दिखाना चाहता है कि पूरी दुनिया जो कह रही है वो सब झूठ है, सच ये है कि वहां सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं है। क्या कहेंगे आप? मान ली जाए फिर वहां पे 9 लाख से ज्यादा कॉम्बिटेंट सोल्जर्स का क्या काम है? वहां पर उनको निकाल ले वहां से। 80 लाख की आबादी है और उसके ऊपर आपने 9 लाख से ज्यादा फौज रखी हुई है। इसके अलावा जो इनके आरएसएस के दूसरे गुंडे उनको भेजा गया है वो इसके अलावा है। तकरीबन हर कश्मीरी 6 या 7 कश्मीरों पर एक बंदूक खड़ी है, उसके ऊपर उनको निकाल ले। उनको कश्मीरों को छोड़ दें, आप उनको बात कर रहे हैं तो उनकी बात सुन ले आप। दूसरा जो सबसे बड़ा इम्तिहान का ये है कि ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है तो कश्मीरियों को बोलने दें जो कहना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं, जिसके साथ मिलकर रहना चाहते हैं उससे बात करें। सही। और तीसरा बड़ा टेस्ट ये है कि जो 17,000 से ज्यादा कश्मीरी, जिनमें से 8 साल से लेकर बड़े उम्र के लोग भी शामिल हैं, हमारे जो मर्द हैं उनको जो ले जाया गया मुख्तलिफ किस्म के कैंप्स में, उनकी भी सहायता करा दी जाए। तो ये जो कुछ मोदी साहब कर रहे हैं इस वक्त, जब आप बुखला कर गलतियों पर गलती होती है इंसान से, अगर अपनी बेशक गलती का तस्लीम करके ठीक ना करें फिर आगे हालात बिगड़ते हैं उससे। और अभी जो किसानों के अंडर प्रेशर, सिखों का जो जोर बढ़ रहा है खालिस्तान के लिए, उनकी इकॉनमी जो टैंक कर रही है, वो सब कुछ होने के बावजूद अभी लेटेस्ट खबर ये है कि उनका जो भेजा था उन्होंने अपने कोविड का, साउथ अफ्रीका ने वापस कर दिया है वो उनका, जो भी उन्होंने ये वैक्सीन को भेजी थी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो भारत की तस्वीर इस वक्त ऐसी है कि जो वो मर्जी कर लें, जब तक तो ये जो भी इनको लेके जा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि सिफारतकार इस लेवल के होंगे, क्योंकि आमतौर पर सफीर बड़े समझदार और चीजें जानते हैं लोग, वैसे लोगों को लेकर जाएंगे जिनको बरगलाया जा सकता है मुख्तलिफ जराए से, और भारत इसमें माहिर है, उनसे आके बात करवा लेंगे, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इससे। तो भारत का जो असली चेहरा है वो इस वक्त भारत खुद अपनी कोशिशों से इंतहाई कामयाबी के साथ बेनकाब कर रहा है। हमारे डोसियस को एक तरफ छोड़ दें कि भारत जो कुछ कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, आपने बात की, उसकी 7 कंपनियां तो ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट हुई हुई हैं। बिल्कुल, ये तो मुझे गिला है अपने मीडिया से, दूसरे लोगों से, हम बात उठा ली है। 7 कंपनियां ब्लैकलिस्ट हो गई हुई है उनकी, जिन्होंने दाइश को सपोर्ट किया और दाइश को लेकर आए अफगानिस्तान में, और आके यहाँ पे उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश की। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखते हैं जब, तो भारत की एक कोशिश, नाकामी तो खैर कोई लफ्ज़ कोई नहीं है, ये फ्यूटाइल एफर्ट है। ठीक है। और इस एफर्ट का एक्चुअली उनको और नुकसान होगा, क्योंकि दुनिया इन चीजों को अच्छी तरह, इस गेम को अच्छी तरह समझती है, जिससे दुनिया पर यह वाज़ा हो जाएगा कि मोदी साहब और उनका जो भारत है वो खुल के लोगों को उस इलाके में जाकर देखने की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि ऑल इज नॉट वेल। और उसके अलावा छोड़े पूरे भारत में देखिए आग लगी हुई है, कोई जगह चले जाइए आप, आसाम में चले जाए जहाँ पे जेनोसाइड तकरीबन शुरू हुआ है, वहां पे 17 लाख से ज्यादा फैमिलीज की जो शहरियत मनसूख कर दी है, तकरीबन 1 करोड़ आबादी है, वो लोग हैं ना भारत के हैं ना बांग्लादेश के हैं, बेचारे बैठे हुए हैं। तो भारत के बारे में मेरा ख्याल है कि दुनिया को अभी आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हुआ है कि ठीक है, मंडी तो है, तिजारत भी है यहाँ पे, पैसे भी यहाँ बन सकते हैं, लेकिन यही उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इस हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी 2019 में, जब जाके जनरल असेंबली में, कि आप अपने तिजारती मफादात की खातिर पूरी दुनिया का मन दाव पे लगा रहे हैं। भारत तो इस वक्त पागल हुआ है, दुनिया का नहीं रोकेगी। सही जनरल साहब, आपने जो बात की उसी हवाले से नजमुल साकिब साहब, ये नतीजा शायद अखज़ किया जाए, शायद का लफ्ज़ में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आपके तजर्बात और उससे हमने इस्तेफादा करना है, आपके एक्सपीरियंस को सामने रख के हमने बात करनी है। जनरल साहब ने जो अपनी गुफ्तगू की है,
एक तरफ 9 लाख अफवाज की वहां पे मौजूदगी, दूसरी जानिब कर्फ्यू का निफाज, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का भी जिक्र कर लिया। किस मुंह से ये डिप्लोमेट्स को लेके जा रहे हैं? तो क्या ये कहना बजा होगा कि ये वही डिप्लोमेट्स हैं जिसके हवाले से हम ये कहते हैं कि भारत एक लॉबिंग कर रहा है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान का गलत तशख़्ख़ुस और गलत चेहरा पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है? बुखारी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया, पीटीवी का शुक्रिया। देखिए, वो जो किसी के लिए गड़ा खोदता है, हमने ये सुना कि वो खुद उसमें गिरता है। आपके प्रोग्राम का नाम है बदलती राय। पिछले 2 साल में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान के बारे में और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में दुनिया की राय बदल चुकी है। उनको अच्छी तरह से पता लग गया है कि इस शख्स के क्या अज़ाइम हैं। पाकिस्तान तो बाद में आता है ना। मुझे ये बताइए, चीन के साथ कौन सा इनका मसला है? ये पूरा सार्क रीजन जो है, नेपाल के साथ क्या मसला है आपका? बांग्लादेश के साथ क्या? श्रीलंका के साथ क्या मसला है? तो दुनिया को नजर आ रहा है। जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि मंडी तो वो है, लेकिन लोग सोच रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर लगेगी। मतलब मोरालिटी की बात अब होने होगी। देखिए, इसमें उनके गुजरात का जो टेन्योर था एज चीफ मिनिस्टर, उससे लेके आज तक वो सबके सामने अब वाजे है। अभी ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रही है, जो कितने दिन हो गए हैं, आप अंदाजा लगाइए। उनका नारा है कि जीतांगे या मरांगे। यानी जब तक हम, ये किस स्टेज पे पहुंचती है कोई कौम या उसका एक मेजर सेगमेंट, जब वो ये कहता है कि या तो हम जीतेंगे या हम मर जाएंगे। तो इसमें सिर्फ पाकिस्तान का एंगल नहीं है। आपने शुरू में अपने इंट्रो में बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। पिछले साल भी जनवरी फरवरी में हिंदुस्तान ने बहुत सारे कुछ डिप्लोमेट्स ले गए और जाके दिखाया और मिलाया किन से। सवाल ये नहीं है कि आप जाते हैं, लेके जाते हैं, आए जी देखें इस ऑक्यूपाइड कश्मीर में हम क्या कर रहे हैं। सवाल ये कि वो किस से मिलते हैं। क्या वो ये जो हाई कमिश्नर है आपका ह्यूमन राइट्स का, उससे मिलेंगे? क्या वहां पे सिविल सोसाइटी से मुलाकात इनकी होगी? हुर्रियत रहनुमाओं से मिलेंगे? हुर्रियत रहनुमाओं से मिलेंगे? क्या वहां के आम कश्मीरियों से, जिस तरह आपने जिक्र किया, क्या किसी स्कूल का विजिट करेंगे? क्या किसी स्कूल टीचर से पूछेंगे? क्या उस शख्स से पूछेंगे जिसने अपने 4 बेटे जो हैं वो शहीद करवा दिए हैं, लेकिन वो कह रहा है कि मैंने आखिरी दम तक लड़ना है? क्या उसकी आवाज कैमरे तक पहुंचेगी? ये सीधा सीधा सा एक प्लान्ड सा ट्रिप है और सीधा सीधा सा दिखावे की बात है कि देखिए जी हम लेके। सवाल ये है कि पिछले 1989 से बुखारी साहब आज तक दुनिया भर के जो अच्छे और समझदार और इस इलाके पे नजर रखने वाले आपके ये हैं जर्नलिस्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमें भी एक दफा वहां जाने दें। आप मुझे ये बताइए, किसी जर्नलिस्ट को आपने वहां जाने दिया है? सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए, बाहर के जर्नलिस्ट तो दूर की बात है, जो आपके न्यू दिल्ली के और मुंबई के जर्नलिस्ट हैं जो जाना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं आप? उन पे सर पर्चे कर दिए, दूसरी तरफ एफआईआर हो रही हैं। दूसरी तरफ देखिए, हमारे पाकिस्तान में आजाद कश्मीर की जब आप बात करते हैं, 35 साल इस फॉरेन सर्विस में हमने गुजारे, हमें कभी मुझे ऐसा वक्त याद नहीं आता कि किसी जर्नलिस्ट ने, किसी थिंक टैंक ने, किसी शख्स ने कहा हो जी कि हमने जाना है आजाद कश्मीर में और वहां पे हमने देखना है कि कैसी जिंदगी बसर हो रही है। हम बल्कि उल्टा इनवाइट करते हैं, आप तशरीफ लाइए और कोई भी आए। हम दिफाई अताशियों को बुलाते हैं सर, दौरे कोई भी आए आके देखे। अब ये देखना बड़ा होगा इंपॉर्टेंट कि ये जो यूरोपियन एम्बेसडर्स हैं, ये किन को चुना गया है। ये जो गल्फ के कुछ हमारे सफीर वहां जाएंगे, वो कौन से हैं और बाकियों को क्यों नहीं लेके जा रहे आप। और फिर ये देखना जरूरी होगा किससे मिलते हैं। इससे पता चल जाएगा कि ये सारा ढोंग है, ये सरासर दिखावा है। सही। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि इस पूरे जो ये प्लान है, ये जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है, क्या ये उस परसेप्शन को दूर करने के लिए, या यूरोपीय यूनियन और ख़ास तौर पर अभी कल ही ये डेवलपमेंट हुई, आपको पता होगा कि 5 रोज़ा एक जिस्मानी रिमांड और पुलिस के हवाले कर दिया एक बच्ची को, एक तालिबा को, जो कि हिंदुस्तान में सिर्फ किसानों का जो प्रोटेस्ट है उसको बैनुल अक़वामी सतह पर उठाने की कोशिश कर रही थी और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और वो क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट थी जो क्लाइमेट चेंज पे बात करती थी। तो आप नहीं समझते कि ओवरऑल ये जो रियलिटी है और ये जो परसेप्शन है, इसको खत्म करने के लिए ये किया गया है? देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद से जहां तक न्यू दिल्ली का ताल्लुक है,
बुरी तरह से सिफारती महाज पे, सियासी महाज पे, और इसका जो फॉल आउट इफेक्ट है इकोनॉमिक, उस लिहाज से ये फंस चुका है। अब इसने निकलना है, इसमें कैसे निकलेगा? तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि चलिए दुनिया को दिखाते हैं दैट ऑल इज हंकी डोरी, सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ये बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है, लेकिन क्या वो निकल सकते हैं? दूसरी तरफ आपने जिस तरह अपने इंट्रो में जिक्र किया कि अगर यूरोप, ये जो इन्फो लैब थी ना, ये किसी शेखुपुरा में या किसी यानी कोयटा या इस्लामाबाद ने नहीं बनाई, ये जहां से निकली है और जिस किस्म की इनकी शरारतें सामने आई हैं, ये दुनिया को उन्होंने खुल के बताया है। यूरोपियन पार्लियामेंट में बात हो रही है कि जी आपने ये चक्कर क्या चलाया हुआ है। अब उसको देखिए कि इस यूरोपियन ये जो आपकी यानी इन्फो लैब का है चक्कर, और उसके बाद जब ISPR और हमारे फॉरेन ऑफिस जो है वो मिलके एक प्रेजेंटेशन देते हैं, एक डोजियर पेश करते हैं और उसमें सब्सटेंशिएट करते हैं हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। अब ये सारा कुछ जो है उसका जवाब तो उसने नहीं दिया, मेरे नॉलेज में नहीं है कि इस डोजियर का जवाब न्यू दिल्ली से आया हो। क्यों? इसलिए कि जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता तो आप खामोश रहते हैं। सही। फिर क्या करते हैं? फिर आप इसी तरह की हरकतें करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि सारा कुछ ठीक है। यकीन कीजिए कि इस वक्त हिंदुस्तान बुरी तरह से, दुनिया अगर इंटरनेशनल सीन को देखें या इस खित्ते के सीन के देखें, बुरी तरह से फंसा हुआ है। और एज ए डिप्लोमेट आपको बताता हूं, उनके डिप्लोमेट्स की नींदें हराम हुई हुई हैं। उनको समझ नहीं आ रही किस तरीके से इस इन्फो लैब का और इस डोजियर का और ये सारे का बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। आपकी तरफ आऊंगा शाहिद चीमा, आप ये बताइएगा, जिस तरह नजमुल साकिब साहब ने और जनरल साहब ने भी यही बात की, उसका एक और मैं ये कह सकता हूं कि आपको मैं एक इशारतन भी बता सकता हूं कि जिस वक्त यूरोपीय यूनियन ने खास तौर पे कुछ उनके अरकान पार्लियामेंट ने मशरूत कर दिया और कह दिया, और उनके एक मिनिस्टर ने भी ये बात कही कि अब हम भारत के साथ जब ट्रेड करेंगे तो इंसानी हकूक को कॉम्प्रोमाइज हम कहीं पर भी नहीं करेंगे, हम उसको देखकर फिर ट्रेड करेंगे। एक तो ये डेवलपमेंट थी, इसके लिए ये सारा सब कुछ रचाया गया। दूसरी जान से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो मौक़िफ़ है वो भी खुल के सामने आ गया कि हम इंसानी हकूक पर हमारी नज़र है और मकबूजावादी की मजालिम पर हमारी नज़र है। कर्फ्यू का निफाज खत्म किया जाए, 4G की सर्विस बहाल की जाए। और ये उनके ज़ैद तारड़ जो हैं, उनके तर्जुमान भी हैं और बड़े अहम ओहदे पर फाइज हैं, ये उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट आई थी। तो ये प्रेशर में आके किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ये बिल्कुल प्रेशर में आके किया जा रहा है। मसला ये है कि हिंदुस्तान इस एम्बिशन का शिकार हो गया है, बहुत स्वेयर किस्म की ये लीथल एम्बिशन का, कि मैं इकनॉमिक पावर हूँ और मैं ना सिर्फ इस खिते की बल्कि मैं इस खिते से बाहर के लोगों को भी इसमें इन्फ्लुएंस कर लूँगा। और इस एम्बिशन में ये जो अब की गवर्नमेंट है वो इस हद तक आगे बढ़ गई है कि अब वहाँ के लोग ही, जैसे कि एम्बेसडर साहब बता रहे थे कि फार्मर्स का प्रोटेस्ट है, ये क्या है? ये सारा आप अपने मुल्क और अपने रिसोर्सेज को, कारपोरेट्स को बेचने की बात कर रहे हैं, जब आपके अपने लोग कह रहे हैं कि ये अडानी और अंबानी का इंडिया है, ये हमारा नहीं है और हम इसमें कैसे रह सकते हैं, कहाँ रहेंगे। तो ये बिल्कुल आपकी बात से लिंक करता है कि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आनी है या जो वो मंगवाना चाह रहे हैं, उसके लिए इनको यहाँ पे थोड़ा बहुत टोपी ड्रामा करना है और ये दिखाना है कि सब रावी चैन लिखता है। अब रावी कितना चैन लिखता है ये उस इन्फोलैब ने इनका जो है पूरा भोंडा मजाक सबके सामने रख दिया हुआ है कि बाज़ों का रावी मौजूद ही नहीं होता है, वो मर चुका होता है और उसका रेफरेंस होता है, कॉन्फ्रेंस होती ही नहीं है और वो उसकी जो है वो कवरेज दी जा रही होती है। बिल्कुल। तो वो एक तो ये डिसइन्फो पार्ट 2 नहीं कह सकते आपको? ये जो 20 रुकनी ये डिप्लोमेट्स का है, ये भी तो डिसइंफॉर्मेशन ही है ना डॉक्टर साहब। ये डिसइन्फो पार्ट 2 है या 3 है या जो आप इसको देखें। अब आप पिछली जो है रिसेंटली एक आर्टिकल भी मैंने लिखा, ये जो एक स्टेट जो है उसके लीडर जो हैं, लीडरशिप कह रही है कि मेरे मुल्क में जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनके लिए लफ्ज़ कॉइन किया कि वो परजीवी हैं, मीनिंग कि वो जो है वो प्रोटेस्टर हैं और वो पैरासाइट्स हैं। तो अब वो जो एक ब्रीड है किसान पैरासाइट है। हर वो बंदा जो कि मेरे नहीं, प्रोटेस्ट के हवाले से वैसे ये बात समझ से बालातर है। ये पैरासाइट और वो भी किसान जो अनाज उगाता है वो पैरासाइट है। और उसको सपोर्ट करने वाले और
कश्मीर में जो भी हैं और वो तमाम ह्यूमैनिटेरियंस और वो तमाम ह्यूमन राइट्स पे बात करने वाले वो सब पैरासाइट्स हैं और बेसिकली वो पलते हैं आंदोलन पे, उनके अल्फाज में उनके वो पलते हैं इन प्रोटेस्ट पे। तो अब मसला ये है कि ये प्रोटेस्ट उनके नज़दीक मैटर नहीं करता, वहाँ की बेतहाशा गुर्बत और वहाँ पे जो फ्लक्चुएशन है गुर्बत और अमीरी के दरमियान में वो मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि हमने बहुत बड़ी इक्तिसादी ताकत बनना है। ये इसको बहुत बेस लाइन पे देखें तो हमें पूरे का पूरा मोदी का स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है कि वो अब ये जो टोपी ड्रामा नया है कि जी मैं लोगों को बुला के यहाँ पे इनको एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा, एक पीस प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर जी कर्फ्यू भी ख़त्म है, सब ख़त्म है, अब इन्वेस्टर्स आ जाएं। ठीक है। तो ऐसा होता नहीं है। आप किस हद तक लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं? अब तो पाकिस्तान को अपनी सफाई भी पेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप कितनी ज्यादती और नाइंसाफ़ी मजीद कर सकेंगे? अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अच्छा, इसके जो मुहर्रिकात हैं शाजिया साहिबा, इसको मजीद जानने की कोशिश करेंगे ग्राउंड रियलिटी से, जो बाखबर लोग हैं जो इस वक्त ओवरऑल जो है इस पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं और बैनुल अक़वामी दुनिया इस सिनेरियो को किस तरह देख रही है। क्या ये वाकई डिसइन्फो 2 है, इसे क्या हम इस तरह कह सकते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली रजा, ब्रसेल से आपने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU हैं। बहुत शुक्रिया आपका सैयद अली रजा साहब। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सैयद अली रजा साहब। बताइएगा ओवरऑल ये 20 सफारतकारों पर जो मबनी एक डेलीगेशन बनाया गया है, जो प्लान किया गया है, मुहर्रिकात इसकी जानना चाहेंगे। क्या वजूहात हो सकते हैं, किस प्रेशर में आया है हिंदुस्तान? क्या यूरोपियन यूनियन में उठने वाली जो आवाजें हैं और जो वहां के अरकान पार्लियामेंट हैं उन्होंने जो ये मुद्दा और केस टेकअप किया, क्या ये वजह है या कुछ और मुहर्रिकात भी हैं? देखिए, बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि भारत और EU एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं 8 मई को। तो उससे पहले ये, क्योंकि यहाँ पे बड़ी तशवीश पाई जाती है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हालात हैं, वहाँ जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो वार क्राइम्स हो रहे हैं, उसके ऊपर बड़ी तशवीश पाई जाती है। और इस प्रेशर की वजह से फिर यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन भी लाया था, जो अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 की वजह से वो डिले हुआ। तो इस वजह से जो है वो भारत कोशिश कर रहा है कि इनको डिप्लोमेट्स को लेके जाया जाए, जिस तरह इससे पहले वो 2 विजिट करवा चुके हैं। एक फार राइट पार्टीज के MEPs को लेके गए थे, वो भी एक गाइडेड टूर था और उन जगहों पे लेके गए थे ताकि उनसे एक लिया जाए, सर्टिफिकेट लिया जाए कि ये हालात ठीक है। लेकिन उन्होंने भी आके, सबने नहीं कहा बल्कि बहुत सारे MEPs ने कहा कि भाई हमें तो वहां हर 50 मीटर पे जो है वो चेक पोस्ट नजर आ रही थी। बिल्कुल। तो इसका मतलब है हालात सही नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम ने भी लिखा है सर इस हवाले से, न्यूयॉर्क टाइम ने भी लिखा है और खासतौर पर उनका जो टूरिज्म है उस पर बड़ी तनकीद की है। बिल्कुल। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ का मीडिया भी बोल रहा है, ये पिछले 1.5 साल से यूरोपियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस पे बात कर रहा है कि मकबूजा कश्मीर के हालात जो है वो ताकत के जरिए मोदी सरकार वहां की तहरीक, वहां के जो लोगों की एस्पिरेशन है उनको खत्म करना चाहते हैं। ये खत्म नहीं होंगे। ये एक मोदी साहब को वाज़ेह मैसेज है कि ये खत्म नहीं होंगे, कश्मीरी अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। अब हमारा काम है कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसको उसमें अवेयरनेस क्रिएट करने की। कश्मीर काउंसिल EU ने आज यहाँ के जो वजीर खारजा हैं, एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के हाई रिप्रेजेंटेटिव, उनको भी खतूत लिखे हैं हमने, उनसे मुलाकात के लिए भी रिक्वेस्ट की है। और इसी तरह ह्यूमन राइट्स सब कमेटी जो है उसको भी हमने कहा है, जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उनको भी, और दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे, हम उनके साथ मुसलसल राब्ते में हैं। और हमारी कोशिश ये है कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था आज से कोई 10 साल पहले, जिसमें ये लिखा गया था कि किसी भी मुल्क के साथ अगर ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो ह्यूमन राइट्स जो है उसकी पहले होगा ऑन प्रायोरिटी के। अच्छा, यही बात मैं आपसे करना चाह रहा था सर। ये बताइएगा, ये रिसेंट डेवलपमेंट भी है, ये एक सोशल मीडिया इंटरेक्शन हुआ है, उनके एक ब्रिटिश मिनिस्टर भी हैं और उनके एक रुकने पार्लियामेंट भी हैं जिनके दरमियान ये मुबाहिसा भी हुआ है और उन्होंने कहा है कि इसको देखने की जरूरत है, यानी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बोरिस जॉनसन भी इस चीज का इजहार कर चुके हैं कि हम मतलब इंसानी हुकूक पर जो है, अपनी मईशत पर, यानी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि हमें मईशत हमारे लिए अवलीन तरजीह नहीं, हमारे लिए इंसानी हुकूक। तो ये एक बड़ी वजह आप समझते हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये मोदी सरकार की जो पॉलिसीज हैं, खासकर मिनॉरिटीज के खिलाफ
और जो 5 अगस्त 2019 से जिस तरीके के मजालम मकबूजा कश्मीर में हो रहे हैं, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, बच्चियों को अगवा किया गया है, अभी कल हमारे एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को वहां अरेस्ट किया गया, और ये सैकड़ों और हजारों की तादाद में है। तो ये वाकयात यहाँ रिपोर्ट हो रहे हैं, यहाँ की जो अदारे हैं, जिनके जो एम्बेसीज दिल्ली में है, वो भी रिपोर्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये अवेयर है, और भारत को ये खतरा है कि कहीं इस पे आगे नेगोशिएशन जो आखिरी सिग्नेचर है उससे पहले कोई मसला इशू ना उठे। वो इसके लिए जो है ना ये दौरे का एहतमाम कर रहा है। लेकिन हमारी कोशिश यही होगी, और तमाम जितने भी कश्मीरी हैं और खासकर जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस चीज पे मुतफिक है कि वहां पे जुल्म हो रहा है, वहां पे मोदी सरकार जंगी जुराइम कर रहे हैं, तो इसको रोकना चाहिए। जब तक ये नहीं रुकेगा, जब तक वहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन खत्म नहीं होंगे, तो ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए उस वक्त। अच्छा सर, ये बताइएगा, लास्ट में आपसे मैं पूछना चाहूंगा, ये दिशा रावी जो गिरफ्तार हुई है कल, ये तो मकबूजा वादी में जो है वो दिखाने के लिए ले जा रहे हैं कि वहां के हालात बहुत बेहतर हैं, वहां बोलने की आजादी, अपने मुल्क के अंदर अपने ही बासी, अपने ही जो क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं उनको और 21 साल तालिबा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार कर ली जाती है और यही कह देते हैं कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हुआ है और ये एडिटिंग हुई है। और ये आपको याद होगा रियाना की ट्वीट जो थी, जिसका बड़ा हैशटैग भी आपने देखा बड़ा पॉपुलर हुआ, तो ये भारत कैसे जो है ये दुनिया को बता पाएगा? तो फिर तो हम यही समझते हैं कि ये डिप्लोमेट्स वही हैं जो अरसा दराज से लॉबिंग कर रहे हैं भारत के लिए। देखिए, भारत के जो इक़दाम हैं, खासकर मोदी सरकार के जो इक़दाम हैं, वो बेशक वो छुपाते रहे। इन्होंने डिसइंफो लैब के जरिए, आपको मालूम है अभी रिपोर्ट आई थी कुछ हफ्ते पहले, जिसमें भारत ने 15 साल से पाकिस्तान को और कश्मीरियों को दहशतगर्द के तौर पर साबित करने की कोशिश की। ये सारा प्रोपेगेंडा जो वो कर रहे हैं, वो इसका मकसद ये था कि किसी तरीके से वो अपने जो जुराइम है उनको छिपा सकें, लेकिन वो इसमें नाकाम हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि वक्त आ रहा है कि मोदी सरकार पे जो इक़दाम है उसको रिजेक्ट किया जाएगा, और बाइडेन गवर्नमेंट की तरफ से भी आपने देखा है कि जो मैसेज आ रहे हैं, जो उनके ह्यूमन राइट्स पे मैसेज आ रहे हैं, उससे अंदाजा हो रहा है कि जो यूएस की पॉलिसी है टुवर्ड्स जो मकबूजा कश्मीर है या ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में, तो वो इंशाल्लाह उसके असरात जो है आने वाले दिनों हफ्तों में वो इंशाल्लाह आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका सैयद अली रजा साहब, बहुत शुक्रिया सैयद अली रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन कश्मीर काउंसिल यूरोपियन यूनियन, और ब्रिसल से आपने हमें ज्वाइन किया था। मैं आपसे शाजिया चाहूंगा कि आप कंक्लूड करें ताकि फिर मैं जनरल साहब की तरफ आगे भी बढ़ूं। ये जो सिफारतकार हैं, इससे पहले माजी में जो कुछ होता रहा उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी इंटरनेशनली जो है वो डिनाई हुआ, यानी एक्सेप्ट वो नहीं हुआ। ये इस मर्तबा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मोदी कि ये एक्सेप्ट हो जाएगा, पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर लेगी बड़ी आसानी से? इसके एक्सेप्ट होने के तो कोई चांसेस नहीं है। इसको तो डिस्कस करने मेरा ख्याल है कि ये तो कोई इशू ही नहीं है कि ये एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। मैं ये कहती हूँ कि अगर उन डिप्लोमेट्स में या जो भी वो डेलीगेशन है उनके अंदर प्रोफेशनल इंटेग्रिटी है, तो वो सबसे पहले तो दिल्ली जाएं। वहाँ पे पिछले 4 महीनों में जो 100 से ज़्यादा लोग ठंड से मर गए हैं, और सबसे पहले तो जाके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वहाँ पे देखें जहाँ पे टैक्स पेयर्स की सड़कें जो हैं वो उधेड़ दी गई हैं, जहाँ पे रहने के लिए जो है उनको इतना कंटेन कर दिया है और सड़कों के ऊपर जो है वो कील लगाए जा रहे हैं। आई मीन ये सारा काम जो है किसी के खवातीन पर ट्रैक्टर चढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं। आप ये देखें कि एक सड़क जो है वो टैक्स पेयर के पैसे से बनती है, गवर्नमेंट के पास क्या अथॉरिटी है कि उसके अंदर वो कई फीट जो है उसके गड्ढे खोद दे? सिर्फ एक आपका बेसिक राइट है, और फिर आप कहते हैं जी कि हम बहुत बड़ी जो है पावर हैं, डेमोक्रेटिक पावर हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, तो क्या डेमोक्रेटिक राइट में जो है एक पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है? आप पहले तो डेलीगेशन वहाँ जाए और वहाँ जाके देखे, और उसके बाद अगर वो कश्मीर में जाता है तो सबसे पहले वो हुर्रियत रहनुमाओं से मिले। क्या उसके अंदर इतनी करेज है कि वो हुर्रियत रहनुमाओं से मिले? फिर यासीन मलिक जो इतने सालों से किस जुर्म की सजा वो काट रहे हैं, और जाके फिर वो उनकी अहलिया से मिलें, और सबसे पहले देखें कि कितने लोग हैं उन जेलों के अंदर, वहाँ पे उन पे क्या उन पे इल्ज़ामात हैं, क्या एलिगेशंस हैं। फिर जाके लोगों के घरों में पता करें कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, लोगों के कितनों के बच्चे माओं के जो हैं वो गायब हैं, कितनी लड़कियाँ जो हैं वो स्कूल कॉलेज जाने के पे नहीं जा सकती हैं,
क्या सूरत हाल है कि अगर आपके अंदर प्रोफेशनल डिसेंसी है तो फिर इसको सही तरीके से करें, फिर आप एक कंट्रोल्ड कंट्राइव्ड सिचुएशन के अंदर जाकर एक थिएट्रिकल प्ले करने की क्या जरूरत है जिसका कि किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, जिस तरह शाजिया भी ये बात कह रही थी, आप भी बताइएगा कि किस तरह भारत जो है वो कोशिश कर रहा है, जबकि वो खुद इस चीज का एतराफ कर चुका है। कभी उसने कहा कि हम कांटे से कांटे को निकालते हैं, कभी उन्होंने कहा हम दहशतगर्दों को भेजते हैं, दहशतगर्दों के लिए हम कैंप बनाते हैं। ये खुद एतराफ हुआ नरेंद्र मोदी के पहले टेन्योर में, और ये एतराफ करने वाले कोई और नहीं थे। ये राजनाथ सिंह ने भी एतराफ किया, सुषमा स्वराज ने भी इसका एतराफ किया, और हमारे मुल्क के अंदर 19,000 हमले हुए, दहशतगर्दों ने हमले किए। उसके मोहतात अंदाजे के मुताबिक अब तक 83,000 के करीब हमारे लोगों ने जामे शहादत नोश किया है। ना मजार छोड़े, ना बाजार छोड़े, ना स्कूल छोड़े, इवन कि जो हम जिनको फरिश्ते कहते हैं, बच्चे, उनको भी इन्होंने नहीं बख्शा। तो फिर ये पूरी दुनिया किस तरह जो है उस तरफ मतवज्जे होगी? देखिए, दुनिया के दो बड़े मेजर इशू है। जब हम दुनिया की बात करते हैं तो फ्री वर्ल्ड को जो लीड कर रहा है सो कॉल्ड अमेरिका में, उसकी इंटरेस्ट है, साथ बरतानिया शामिल है, फ्रांस शामिल है इसमें, और किसी हद तक देखिए इटली भी साथ में बैठ जाता है आकर। इनके इंटरेस्ट क्या है इस रीजन में, और वो इंटरेस्ट से पहले भी हमने बात की थी, प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ा वाज़ेह तौर पर यूएन में जाके बात की थी। तो अभी बिल्कुल ठीक कहा हमारे भाई नजमुल साकिब साहब ने, अब दुनिया को ये बात समझ आ रही है। बात बड़ी सिंपल है कि क्या अगर भारत को ऐसी पागलपन की इजाजत दी गई और इसी तरह चलता रहा, और उसका नतीजा क्या हो सकता है? या तो ये कि पाकिस्तान ज़ेर हो जाए, पाकिस्तान बिल्कुल हर चीज मानने को तैयार हो जाए। तो ये गुज़श्ता 20 साल से तो कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान के लोगों ने ना सिर्फ कुर्बानियां दी हैं बल्कि भी फॉट बैक, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के अवाम ने और पार्टी मिलकर इस दहशतगर्दी का जो जिन था उसको बड़ी हद तक काबू पा लिया हुआ है। तो पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से अब भी कोशिश कर रहे हैं उनको, ये उनको उम्मीद नहीं थी, उनके जो स्पॉन्सर्स हैं भारत के, उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान इस तरीके से ओवरकम कर लेगा। अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे लोगों ने बहुत दिलेरी, बहादुरी और इस्तकामत का सबूत दिया पाकिस्तान को। अल्लाह ताला ने इसमें सुरखरू किया। अब दुनिया को बात ये समझ आ रही है कि पाकिस्तान अब तक तो सेल्फ डिफेंस में बैठा हुआ है, अपने आप को, अपने लोगों को महफूज करने की कोशिश में लगा हुआ है, और भारत एक पागलपन के रास्ते पे चल रहा है। इसके नतीजे क्या होंगे? क्या पाकिस्तान इसको इसी हद तक बर्दाश्त करता रहेगा? कल को जिस तरीके से पिछले साल फरवरी में उन्होंने जो एक पागलपन किया था, उसके रिएक्शन में अगर पाकिस्तान का, अगर उनकी आर्मी चीफ ब्रिगेड क्वार्टर में बैठे हुए तो उड़ा दे, तो क्या बनता है दुनिया को? एक गलती इन हालात में इस चिंगारी, एक चिंगारी की जरूरत होती है, आग भड़क उठेगी। और आग कैसे भड़केगी? देखिए, भारत पाकिस्तान तो न्यूक्लियर ताकतें हैं ही हैं, चीन यहाँ पे मौजूद है, अमेरिका इस खत्ते में मौजूद है जो सबसे बड़ी एटमी ताकत है इस दुनिया में, वो मौजूद है, रूस कुछ ज्यादा दूर नहीं है इससे, बरतानिया, फ्रांस, वो इस सारी गेम में शामिल है इस तरीके से। सही। और इसराइल को तो आपने देख लिया है कि मकबूजा कश्मीर में भी था, और जब पाकिस्तान के खिलाफ पिछले साल फरवरी में जब मंसूबा बना था उसमें भी शामिल था वो। तो 8 एटमी ताकतें एक दूसरे के साथ शॉटिंग डिस्टेंस में बैठी हुई हैं। एक गलती इस खित्ते को तो जला देगी, दुनिया भी नहीं बचेगी इससे। और अगर तिजारत की बात तो सर दुनिया को इससे क्या कोई सरोकार होगा? आप समझते हैं कि दुनिया के लिए कोई ये एज ए कोई कंसर्न है दुनिया का, या दुनिया? ओ यस, अभी उनको ये समझ आ रही है कि उनकी जो कोशिश थी कि भाई इस इलाके में जो उनके पावर गेम है उसमें जो भी उन्होंने करना है कर लें, अब उनको ये समझ आ रही है कि ये पॉसिबल नहीं रहा। ये सही। अमेरिकन जो उनके स्टडी पेपर्स आ रहे हैं अभी गुज़श्ता साल जो बाहर आउट हुए, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है, उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्दी को हम शिकस्त दे चुके हैं, लेकिन अब हमारा मुकाबला चीन से है, रूस से है, चीन और रूस मिलकर कुछ कर सकते हैं। अब उनको ये भी पता चल रहा है, उनकी नेवी ने ये रिपोर्ट दी है कि जो बेसिकली अमेरिका तो नेवल पावर है, एयर पावर है उनकी, उन्होंने ये रिपोर्ट भी दी है कि भाई हम, चीन ने जिस तरीके से अपने आप को तैयार किया हुआ है, हमारे लिए मुश्किल बन जाएगी सारी। सही। तो ऑल एंड ऑल अब उनको ये चीजें सामने समझ आ रही है कि जो पागलपन मोदी का सपोर्ट किया जा रहा था, मोदी साहब तो जाएंगे, भारत में टुकड़े होना ही है क्योंकि नेशनल स्टेट है ये, और भारत के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं जिस तरीके से हालात बने हुए भारत के, तो इसके साथ साथ अगर दुनिया को भी साथ लेके जाएगा तो दुनिया को अब अपने लोगों को बचाने के लिए वो मेरे लिए काम नहीं कर रहे, वो मेरे इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे, वो उनका अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। यहां पर जरूरत इस चीज की है कि हम इस सारे को दुनिया के ऊपर ना छोड़ दें। इस वक्त हमारे पास मौका है टू ड्राइव द पॉइंट होम, और ये जो हमारा डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है
जो हमारे लीडिंग हमारा हथियार है, उसको पूरी तरीके से एक्टिवेट करके ये जो इशू है इसको शुड ड्राइव होम। ये आपने जनरल साहब बड़ी इसमें एक अहम बात की, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था आपको, लेकिन आप ब्रेक, क्योंकि ब्रेक का वक्त हुआ, लेकिन आपने बड़ी एक अहम बात की कि ये हमारा अपना इंटरेस्ट है, हमने दुनिया से ज्यादा अपने लिए खुद कुछ करना होगा। खुद हम क्या कर सकते हैं, कितना अब तक हमने किया, ये जानेंगे नजम साकिब साहब से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से कबल सवाल छोड़े गया था मैं नजम साकिब साहब के लिए। नजम साकिब साहब, जिस तरह जनरल साहब फरमा रहे थे कि हमारा अपना इंटरेस्ट है, दुनिया अपने मफादात पे चलती है, मोरालिटीज़ बहुत कम होती हैं। कल भी हमारे शो में यही इसी चीज़ पे महवर रहा हमारी डिबेट का कि मोरालिटीज़ पे बात नहीं होती, इंटरेस्ट पे बात चलती है। हमने जनरल साहब की बकौल हमने अपने लिए खुद करना है, हमारा अपना इंटरेस्ट है, हमने क्या किया है और हमने मजीद क्या करना है खुद। इससे पहले कि मैं ये जनरल साहब की इस बात को सब्सटेंशिएट करूं, आपका जवाब दूं, अभी आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे, तो ऐसे ही बैठे बैठे मुझे ख्याल आया अभी कि ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस जो हैं इस वक्त दुनिया भर में, ख़ासतौर पे फ्री वर्ल्ड के यूनाइटेड स्टेट्स है, उसमें यूरोपियन ममालिक हैं, बड़ी बात करते हैं जी कि ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की। मुझे जो नज़र आ रहा है अगले 10-15 साल में कम से कम मकबूजा कश्मीर में अगर ह्यूमंस ही नहीं होंगे तो किन राइट्स पे आप लड़ेंगे? यस, मुझे अफसोस इस बात का है कि वो अंग्रेजी में कहते हैं पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, कि आप जो हैं वो ह्यूमन राइट्स पे बात करके उसको डिबेटेबल बना के बात को इतना उलझा देते हैं कि बीच में से ह्यूमन बीइंग निकल जाता है। अब दूसरी बात जो जनरल साहब ने की, बिल्कुल ठीक की। देखिए 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो कुछ छोटा वाकया नहीं है। पॉलिटिकल साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यानी हिस्ट्री के, उनको पता है कि ये किस किस्म का बड़ी नौइयत का तकरीबन एक यानी एटम बम है जो कि इसने यानी फाड़ा, यानी हिंदुस्तान ने पूरे मकबूजा कश्मीर को अपनी यूनियन का हिस्सा बना के। ठीक है, अब उस पर आपने देखें कि क्या रिएक्शन आता है दुनिया का। अभी जब हम इस बात कर रहे हैं पीटीवी पे इस बदलती राय में, मेरे नॉलेज में नहीं है कि सिवाय पाकिस्तान के
सिवाय पाकिस्तान के किसी जगह से कोई मुजम्मत का लफ्ज आया हो, खास तौर पे अमेरिका की तरफ से देख लें, बिल्कुल खामोशी है। यूरोपियन यूनियन खामोश है। कोई खित्ते का इलाके को कोई सर थोड़ी बहुत लफाजी हुई है। नहीं ओआईसी के जॉइंट डिक्लेरेशन भी सामने आई है। ओआईसी को तो यूं समझे ना, यानी ओआईसी को तो रजब आप तैयब छोड़ दें। एर्दोगान ने भी थोड़ा इस पे सख्त मौकिफ अपनाया था, थोड़ा बहुत। नहीं, मैं उन दोस्तों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं जिनका बैनुल अक़वामी सतह पे जिनकी राय मैटर करती है। अच्छा, अब उसके बाद ये कि फिर आपको देखना पड़ेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स जो कि इस वक्त सुपर पावर है, और जनरल साहब ने कहा कि सारा उस पे स्पीयर हेडेड बाय जो भी सारा है उसका वो हेड कर रहा है। इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो साउथ एशिया के बारे में इनकी फॉरेन पॉलिसी है, वो क्या कहती है, इसमें आपको 2-3 पॉइंट्स बताता हूं, शायद इससे कुछ समझ आ जाए हम सबको कि क्यों हमें ये मसाइल खुद हल करने हैं। अगर आप गौर से पढ़ते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी जो कि साउथ एशिया के बारे में है, चाहे वो 2012 की है, 16 की है, या जो इस वक्त बन के सामने आएगी, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसमें पाकिस्तान को, बांग्लादेश को और अफगानिस्तान को, अब हम साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, इन 3 मुल्कों को कहा गया है कि ये तो ट्रबल्ड कंट्रीज हैं। जहां तक हिंदुस्तान की बात है तो उसमें है कि जी डेफिनेशनल प्रॉब्लम्स हैं, यानी कुछ चीजों में डिफाइन करना है चीजों को, लेकिन स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है। अब इसको अगर आप सामने रखते हैं तो आपको ये जो हाल ही में एक ट्वीट आया था उधर से स्टेट डिपार्टमेंट से, वो साउथ एशिया और सेंट्रल उनके डिपार्टमेंट का, जिसमें उन्होंने कहा जी इंडियन जम्मू एंड कश्मीर, जिसके बाद बात हुई कि जी, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने और फॉरेन ऑफिस ने वावेला मचाया, और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि जी द पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन पॉलिसी अबाउट साउथ एशिया इन दिस रीजन रिमेन्स द सेम। अब मेरा ये सवाल है, वो है क्या जो रिमेन द सेम हो रही है? तो उसमें हमें साफ वाज़ेह मैसेज मिलता है कि अगर हमने अपने वाइटल इंटरेस्ट्स का, नेशनल इंटरेस्ट का, कश्मीर का ख्याल करना है। देखिए, ये अफगानिस्तान बड़ी दूर है अमेरिका अफगानिस्तान से, ये मेरा हमसाया है, ये मेरे लोग हैं, यहाँ हमारे जो ताल्लुकात हैं कल्चरल वगैरह और इस्लामी, इसमें सबसे ज्यादा हम इफेक्ट होते हैं। हमने खुद अपने पांव पे खड़े होकर फैसला करना है, जंग नहीं करनी, क्योंकि जंग में जिस तरह होता है ना कि वो ये समझ नहीं आती कि कौन राइट है, पता ही चलता है लेफ्ट कौन है। सही बात, जंग फैसला नहीं है। लेकिन उसके अलावा जिस तरह सिफारती महाज है आपके पास, और आप यकीन कीजिए कि पिछले कई डेकेड्स को अगर मैं देखता हूं ना, तो जिस तेजी से हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारी एम्बेसीज, वो प्राइम मिनिस्टर से शुरू हो जाएं, आप नीचे तक आएं, एक खास किस्म की एक लहर है, और ये फीलिंग म्यूचुअल है, ठीक है, कि हमने ये सारे मसाइल का हल अगेंस्ट ऑल ऑड्स हमने खुद अपने पांव पे खड़े होकर करना है। और उस वक्त तक बुखारी साहब, उस वक्त तक जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उनको सही तरह से पता नहीं चलता कि इकोनॉमिक जो है आपके इंटरेस्ट वाबस्ता हैं इससे, इंडिया से, वो तो एक तरफ रहे, इधर तो हम ह्यूमन बीइंग्स की बात साकिब साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की साउथ एशिया के हवाले से। जिस तरह वेस्ट जिस नजर से देखता है इस पूरे रीजन में पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, तो डेफिनेटली साउथ एशिया के और जो दीगर ममालिक हैं, तो आप नहीं समझते कि इसको एक मुश्तरका इज्तिमाई एक हिकमत अमली तैयार की जाए जिसे हम साउथ एशियन स्ट्रेटेजी कह सकते हैं? देखिए, उसके लिए हमारे पास शाजिया साहब, क्योंकि हम कंक्लूड करना चाह रहे हैं। जरूर शाजिया चीमा साहब, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अहम भी है। अब वो फिर वही बात एम्बेसडर साहब की कि हम बात जो है वो तो कर लेंगे यहाँ बैठ के। अब साउथ एशियन स्ट्रेटजी कैसे बनेगी जबकि हम कंट्रीज़ की आपस में अलाइनमेंट ही नहीं होगी। अब हम पाकिस्तान और इंडिया स्वोर्न एनिमी हैं। अब पहले तो इन के इश्यूज़ को अलाइन किया जाए, फिर अफ़गानिस्तान अपनी पोजीशन जो है वो हमारे साथ होते हुए भी उसको एम्बिग्विटी रखना चाहता है। वो एक हाथ जो है वो इधर से भी सहारा चाहता है, इधर से भी सहारा चाहता है। तो अफ़गानिस्तान को बहुत खुल के ये बताना पड़ेगा कि उसकी पॉलिसी क्या है। आपने शुरू में अपने प्रीएम्बल में बताया कि जी हिंदुस्तान जो है उसके कैंप्स हैं और अफ़गान जो हैं वहाँ जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं, और वो जो है आपस में इनका जो भी है, तो ये हमें बीच में सैंडविच करने से थोड़ा सा अगर हमें इसमें माफ़ी मिल सकती है, अगर बचत हो सकती है तो। लार्जर इंटरेस्ट में अगर हम बात करें शाजिया साहब, क्योंकि देखिए मालदीव्स में अगर उसकी मुदाखलत हो रही है, श्रीलंका में तमिल टाइगर्स को सपोर्ट कर रहा है, और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के साथ जाकर जो है ढोंग रचाया जा रहा है, नेपाल के साथ फिर एक मरतबा
उसका बॉस बनने की कोशिश की जा रही है, तो हम इन्हें एंगेज करें ना, ये इन ममालिक को तो हम एंगेज कर सकते हैं। हम स्ट्रेटजी में इनको नेपाल को, बांग्लादेश को और अफगानिस्तान को अपने साथ ज़रूर एंगेज कर सकते हैं, इस तरह से कि हिंदुस्तान जो है आपको कैसे इस्तेमाल कर रहा है, कैसे आपको आपके ऊपर हेजमनी बनाए हुए है और कैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो पैदा कर रहा है, ये समझाते हुए कि हिंदुस्तान, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, इससे डिसएग्री भी किया जा सकता है कि खुद एक सिविल वॉर की तरफ जा रहा है, जो कि वहाँ पे जितना अनरेस्ट है उस कंट्री के अपने अंदर, उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ जो हैं वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस मामले में प्रॉब्लम में हैं कि जो भी प्रॉब्लम होता है, वो जो लावा होता है वो बाउंड्रीज के अंदर नहीं रहता है, वो डेफिनेटली बाउंड्री से बाहर जाता है। अफगानिस्तान के लोगों को यह भी बताना होगा कि अखंड भारत का आप भी हिस्सा हैं, या तो आप बेखबर हैं, बाखबर हो जाएं, अगर आप बाखबर हैं जानबूझ के करें तो खुद अफगान दुश्मनी ना करें। बहुत शुक्रिया आपका शाजिया चीमा साहिबा, नजमू साकिब साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम हजरात की तशरीफ आवरी का वंस अगेन बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।